हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को अगला जो टॉपिक है हम पढ़ाएंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होने देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि हमको किस प्रकार का समस्या है, ताकि हमको आगे में उसको वीडियो बना करके डाल दें, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का समस्या ना रहे। तो समय ज्यादा व्यस्त नहीं करते हुए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण मतलब जंतु बहुत प्रकार का होता है ना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अमीबा के बारे में, क्योंकि ये एक कोशिकीय है। उसके बाद हम बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जंतुओं में सबसे पहला है अमीबा। तो अमीबा कैसा जीव है? तो ये प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? ये प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है ना। और ये मृदु जलीय है, मतलब कि खराब पानी वाला जो होता है ना जगह, वहां पर पाया जाता है। और ये एक कोशिकीय है, ये याद रखना। कैसा जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसको बढ़िया से याद रखना है। और इसका जो आकार होता है वो किसी भी आकार का नहीं होता है ना, कि जब चाहे मन इसका अपना आकार बदलते रहता है। तो इसका जो भोजन क्या है? तो भोजन इसका है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा, है ना। तो शैवाल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है यही अपने भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है ना। तो इसका पोषण जो होता है, इसमें अमीबा में जो पोषण होता है तो विभिन्न तरीके से होता है। तो याद रखना कि प्राणियों में जो पोषण होता है इसी विधि से होता है। पहले उसको अंतर्ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण करना मतलब किसी भी चीज को अंदर मुख में ले लेना। ठीक है ना। उसके बाद उसको पचाता है और पचाने के बाद उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा में कैसे पोषण होता है। तो अमीबा में पोषण जो होता है, तो सबसे पहले देख रहे हैं आप अमीबा का कोई आकार तो नहीं होता है, पहले ही आपको हम बता दिए हैं। ठीक है ना। तो अमीबा में किसी प्रकार का आकार नहीं होता है। देखिए, इसको हम बोलेंगे खाद्य, मतलब कि अमीबा का जो छोटा छोटा कण होता है, यानी कि शैवाल का टुकड़ा होता है, अमीबा का मुख्य रूप से वही भोजन होता है। ठीक है। इसमें ये केंद्रक है और ये पूरे संरचना को क्या बोलेंगे हम? अमीबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमीबा। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, ये इसको हम केंद्रक बोलेंगे, है ना। बीच में रहता है अमीबा में केंद्रक। और वो जो खाद्य संग्रह करता है तो उसका कहीं आकार ही नहीं होता, हाथ पैर नहीं होता। तो खाता कैसे है, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। कैसे खाएगा, कैसे वो अंतर्ग्रहण करेगा? तो इसका अपने ही शरीर को किसी भी तरह से, इसको हम बोलते हैं पादाब बोल सकते हैं, या इसको कूटपाद बोल सकते हैं, है ना। इसको हम पादाब या कूटपाद बोलेंगे। इसी के आकार में अपना परिवर्तन लाते रहता है। और जहां जहां भोजन रहता है तो उसी के चारों ओर जा करके आपस में सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसको अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि आप चित्र नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो भोजन इसका खाद्य कण है, इसको देखिए, यहाँ पर ये दोनों सिरा, ये वाला और ये वाला क्या कर रहा है? अपने आप को सटाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा दूसरे पिक्चर में, तो ये क्या किया? सटा करके दोनों तरफ आगे कर लिया है, ताकि यहाँ पर इसको यहाँ से भोजन को अंतर्ग्रहण कर सके। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से इसको सटा लिया है। ठीक है ना। अब बाहर ये जा नहीं सकता है। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इस जगह को जो अंदर कर लिया, बाहर से इसको ढक लिया, मतलब सटा लिया। इस दोनों सिरे को, जो ये दोनों सिरा था, दोनों सिरे को आपस में सटा लिया। और इस जगह जो खाली जगह बच गया, इसको बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। इसको क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका, है ना। और यहाँ पर क्या है? खाद्य कण है। क्या है यहाँ पर? खाद्य कण है। अब इसमें क्या होता है? इसी को रसधानी बोलेंगे। ठीक है ना। इसमें कुछ रसधानी होता है, अंदर भोजन को पचा लिया जाता है। और जिस तरीके से ये अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि अंदर करता है भोजन को, है ना। अंतर्ग्रहण करना मतलब कि भोजन को अंदर करना, उसी तरह से ये क्या करता है? भोजन को बहिष्करण भी करता है। बहिष्करण मतलब बाहर निकलना। बाहर उसी भोजन को निकालेगा जिस भोजन में, जो भोजन इसके शरीर में अब पच गया है, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है शरीर में, उसको क्या करेगा? ये बाहर कर देगा। तो इतना हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यह है अमीबा, यहाँ पाचन करके सारा भोजन को क्या कर दिया है? अंतर्ग्रहण किया। पहला चरण में क्या होता है? अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण करने के लिए किसके सहायता? क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी, कि भोजन का जो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी मदद से होता है? तो आंसर होता है कूटपाद की मदद से। किसकी मदद से? कूटपाद की मदद से। कभी कभी पादाब भी ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन कूटपाद या पादाब दोनों एक ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे के टॉपिक देखते हैं।
अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा में पोषण कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो इसके पहले हम देखेंगे मनुष्य में क्या होता है ना, पाचन तंत्र होता है। मनुष्य में क्या होता है, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र किसे कहा जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। तो वैसा अंग जो अंग हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए जिसमें क्या होता है, जटिल भोजन है ना सरल पदार्थ में टूट जाता है। जटिल मतलब कि जो कुछ हम लोग ठोस रूप से खाते हैं उसको क्या करते हैं, सरल रूप से मतलब अच्छा करके, है ना, ठोस जो जाता है उसको हम पहले दांतों में जाकर के तोड़ते हैं, उसके बाद मुंह में लार मिलता है, उसके बाद अंतर्ग्रहण होता है, आमाशय में जाता है और विभिन्न भागों में जाकर के ये क्या करता है, भोजन पच जाता है। ठीक है ना। तो वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं वही उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जटिल भोजन सरल है ना पदार्थ में टूट जाता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है। पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है आहार नाल, दूसरा होता है संबंधित पाचन ग्रंथि। ठीक है ना। तो क्या होता है, पहला पाचन तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है, याद रखना। पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथि। ठीक है ना। तो आहार नाल पहले समझते हैं, आहार नाल क्या होता है। ठीक है। तो आहार नाल यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर के है ना गुदा तक रहता है। मुख गुहा हमारे मुख में भोजन जाता है, यहाँ से प्रारंभ होता है मेरा आहार नाल। मेरा आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है। जहाँ भोजन पच करके जमा रहता है उसको हम कहते हैं गुदा। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। ठीक है। तो मुख से भोजन क्या होता है, जाता है, मुख में भोजन जाता है। मुख में जाने के बाद क्या होता है, भोजन है ना, यहीं से पाचन भी स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हमको याद रखना है भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है। और गुदादार, इसको गुदा बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में रेक्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेक्टम। तो वहां जाकर के क्या होता है, भोजन संचित होकर के रहता है और समय समय पर इसका त्याग किया जाता है। ठीक है। तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब तक भोजन पच नहीं जाता है तब तक ये भोजन आहार नाल में ही रहता है। इतना याद रखना कि जब तक भोजन पच नहीं जाता है तब तक भोजन आहार नाल में ही रहता है। तो इसकी लंबाई क्या है, 32 फीट होता है, या नहीं तो 8 से 10 मीटर हम कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 8 से 10 मीटर या 32 फीट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, मुख गुहा, मुख, ग्रास नली, मुख गुहा के बाद वाला भाग जो कहलाता है उसको ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद अमाशय, अमाशय मेरा इस साइड में होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, छोटी आंत, अमाशय के नीचे में छोटी आंत होता है जो इस तरह से जिग-जैग टाइप का होता है। ठीक है। छोटी आंत होता है। उसके बाद बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत इसके चारों ओर पाया जाता है इस तरह से। ठीक है। तो उसको हम बताएंगे आगे, इसको पूरा पिक्चर बना करके बताएंगे। उसके बाद मलाशय है। ठीक है ना। गुदा आता है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर या फिर उसको 32 फीट बोल सकते हैं। इसमें मुख गुहा है ना, मुख से स्टार्ट होगा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदाद्वार आते हैं। अब देखते हैं पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि किसको कहते हैं, ये ग्रंथियां, ठीक है ना, भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। तो ये क्या करता है, सीधा सीधा याद रखना है, जो पाचक संबंधित पाचक ग्रंथियां हैं ये भोजन को पचाने में क्या करता है, एक प्रकार का रस देता है। एक प्रकार का रस देता है, जिसे क्या बोलते हैं, पाचक रस। क्या बोलते हैं उसको, पाचक रस। इसको हम ऐसे बायोलॉजी के भाषा में उसको बोलते हैं इंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, इंजाइम बोलते हैं, का निर्माण करती है। ठीक है। इसमें लार ग्रंथि आता है। ठीक है ना। तो बताए थे हम अभी कि भोजन का जो पाचन होता है मुख्य रूप से कहाँ प्रारंभ हो जाता है, मुख में। तो यही लार ग्रंथि के कारण ही वहां से लार निकलने लगता है और भोजन में लार मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद है यकृत, है ना, उसके बाद है यकृत, उसके बाद पित्ताशय, अग्नाशय, ठीक है, आते हैं। इन सारे जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से क्या होता है, एंजाइम निकलता है और इसी एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। देखते हैं आगे। आगे है मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ये तो मुख है, हम तो देख रहे हैं मुख है। ये मुख के अंदर में जो खाली जगह होता है, जैसे ये जो जगह है उसी को क्या बोलेंगे, गुहा। ठीक है ना। तो मुख के अंदर में जो खाली जगह रहता है उसी को क्या बोलेंगे, मुख गुहा। तो पाचन जो है ना मुख गुहा से प्रारंभ
हो जाता है। जो पाचन होता है हमारे मनुष्य में पाचन जो होता है तो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य में पाचन कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। इसको याद रखना हम लोगों को, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख गुहा एक खाली जगह होती है। कैसा जगह होता है? ये खाली जगह होती है ना। जीभ है ना, इसके अंतर्गत जो आता है जीभ आता है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, ठीक है ना, तथा 32 दांत होता है। तो इसमें हम देखेंगे तो कभी कभी मार उर होता है तो बोलता है 32 ही झाड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है? 32 दांत पाया जाता है। मुख में 32 दांत पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें मुख में जो लार आता है, मुख में जो बोलते हैं या खाना उना खाते हैं, देखते हैं ऑटोमेटिक उसमें कुछ लसलसा टाइप का चिपचिपा हो जाता है। ये क्यों होता है? तो इसमें लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये मुख में चिपचिपा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लार ग्रंथि में क्या क्या, मुख में क्या क्या, मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो जीभ होता है, जो हमारे भोजन को, जीभ का काम क्या है? भोजन को उलटना पलटना, ठीक है ना। भोजन जो हम लोग करते हैं उसको क्या होता है? उलटना पलटना। इसका काम क्या है? भोजन को उलटना पलटना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों को हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 32 दांत पाया जाता है। दांत के बारे में पूरा डीप से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है, ठीक है ना। तो प्रतिदिन है ना, मुख से क्या होता है? 1 से 1.5 लीटर लार निकल जाता है। कितने लीटर? 1 से 1.5 लीटर। याद रखना है, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में आ सकता है किसी एग्जाम में, ठीक है ना। तो लार ग्रंथि से 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मुख से लार निकलता है। इससे क्या होता है? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, है ना, इस तरह का एंजाइम निकलता है। इसे क्या क्या बोले? टाइलिन, है ना, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन और डाइस्टेज, इसको याद रखना है। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन 3-4 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, इसको याद रखना है। ये सारा चीज क्या है? ये एंजाइम है ना, ये निकलते हैं। इसको बाद आगे देखते हैं। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये कीटाणुओं को मार देता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं बिना हाथ धोए, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि हाथ धो करके ही खाना खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर हाथ बिना धोए खाते हैं उससे बहुत सारा जीवाणु इसमें आ जाता है, जिसको हम डायरेक्ट अंदर ले लेते हैं। तो ये क्या कहता है? कीटाणुओं को मार देता है मुख में ही। तो कीटाणुओं का मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणुओं को मारना, ठीक है ना। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करेगा? तो लाइसोजाइम। याद रखना, लाइसोजाइम क्या है? तो लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या है? तो लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। ये इसका काम क्या है? लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम का काम है कीटाणुओं को मारना। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है? इसको देखते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज का काम है स्टार्च, है ना, या मंड। स्टार्च या मंड को क्या करता है? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। मतलब स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड, स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड, और शर्करा को हिंदी में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। शर्करा को कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को क्या बोलते हैं? मंड। तो स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च को स्टार्च को शर्करा में बदलना या मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। किसी भी तरह से याद रखना हमको, मंड को कार्बोहाइड्रेट या मंड को शर्करा या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शर्करा, किसी भी चीज इस तरह से याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। ये है म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या है? लाइसोजाइम का तो पढ़ लिए हम कि लाइसोजाइम का काम है कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम करता है। टाइलिन का काम क्या है? तो टाइलिन और डाइस्टेज का काम है मंड या शर्करा को, मंड को शर्करा में बदलना, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। लेकिन म्यूलिन का क्या काम है? अभी तक इसको देखना है। तो म्यूलिन क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। तो भोजन को चिपचिपा बनाएगा, इसी के माध्यम से क्या होता है? भोजन जैसे मुख में भोजन जाता है तो भोजन क्या होता है? लसलसा टाइप का होता है, चिपचिपा हो जाता है, जिसके जो ये क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाने के कारण क्या होता है? ये आहार नाल जो है यहाँ से यहाँ तक भोजन जाने में
क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है ना, भोजन को अंदर जाने में आसानी होता है। तो म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा या लसलसा बनाता है। तो भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाने का काम कौन करता है, तो म्यूलिन करता है। लाइसोजाइम का काम क्या है, कीटाणुओं को मारना। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है, स्टार्च को शर्करा में बदलना या मंड को शर्करा में बदलना। म्यूलिन का क्या है, देखिए मुख में रहता है, मुंह में म्यूलिन, और मुंह में भी भोजन क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। हालांकि तीनों मुख से ही निकलता है, ठीक है ना। तो म्यूलिन का काम क्या है ना, मुख में रहता है तो मुख में लसलसा चिपचिपा, है ना। तो क्या ये चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूलिन काम करता है। कौन करता है, म्यूलिन, ठीक है। उसके बाद लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारने का काम। इसको 3-4 बार एक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरे साथ में आप बोल भी रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लार ग्रंथि कई ठो होता है हमारे मतलब मुख में जो है लार ग्रंथि जो होता है तो 3 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है, 3 जोड़ी, ठीक है ना। तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है, तो पहला जोड़ी जो है उसको क्या बोलेंगे, पैरोटिड। क्या बोलेंगे, पैरोटिड। ये सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है, ये सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड। याद रखना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि किसको बोलेंगे, पैरोटिड। तो लार ग्रंथि कितने होते हैं, 3 जोड़ी, है ना। पहला बोले पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर, और तीसरा क्या है, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसको 3-4 बार बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके जुबान पर आ जाएगा और अपने आप बोलने लगेंगे। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाया जाता है। पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और तीसरा है सबलिंगुअल, ठीक है। अब देखिए ये गलसुआ या मम्स रोग क्या होता है। 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये गलसुआ या मम्स रोग क्या होता है। जब पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, तो विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसे हम उसमें क्या होता है, सूजन आता है, फूल जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हम गलसुआ कहेंगे, ठीक है ना। तो गलसुआ बीमारी का नाम, गलसुआ को अंग्रेजी में बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं, मम्स। जब पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, ठीक है ना, तो उसमें सूजन आता, फूल जाता। सूजन मतलब फूल जाना, ठीक है ना। तो फूल जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम, गलसुआ रोग। कभी कभी देखते हैं ना, पट्टी साट दिया जाता है यहाँ पर, तो ये जो पट्टी जो साट दिया जाता है तो उसी को क्या, गलसुआ रोग के कारण क्या होता है, यहाँ पर मेरा जो है पैरोटिड ग्रंथि खराब हो जाता है। किसके द्वारा खराब हो जाता है, तो विषाणु द्वारा खराब हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर के पास सही दवाई वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो गलसुआ रोग किसके कारण होता है, पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे।